अगर तुम इस वीडियो तक आए हो, कहीं ना कहीं तुमको कोर्स वोर्स के चक्कर में ना पड़ना होगा और बहुत तुम परेशान होगे कि अरे यार क्या नौटंकी चल रहा है, कहीं शांति से पढ़ने को नहीं मिल रहा है। कभी ये थोड़ा सा पढ़ाने नहीं आता है, कहता है ये खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो, तो पढ़ाना लिखाना कुछ है ही नहीं। ये सब से अगर तुम थोड़ा सा भी परेशान है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं यार, परेशान हो जाओ, हम जब बोल रहे हैं तो तुम बहुत अच्छी जगह पे आए हैं। अभी यहाँ पे हम लोग 10th मैथ को पूरा अच्छा से कवर करने वाले हैं और उसी के सीरीज में हम लोग आते आते ये हमारा चौथा वीडियो है और चौथा चैप्टर है 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको बनाने वाले हैं। टोटल 19 स्लाइड है, यहाँ पे 19 स्लाइड लाए। इस 19 स्लाइड में हम आपको अच्छा से एक एक चीज़ों को समझाएंगे, जो चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात, अगर आप लास्ट तक देखते हैं ये वीडियो, तो लास्ट में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाले हैं, जो ऐसा जानकारी है कि जब आप 11th 12th में चल जाइएगा या कभी कभी 11th 12th में के बाद 11th 12th तक भी आपको समझ में नहीं आएगा, उसके बाद समझ में आएगा कि यार हम 10th में कितना बड़ा गलती कर रहे थे, ऐसा नहीं करने का था, ऐसा करने का था। तो वो हम अभी आपको समझा देंगे ताकि आप अपने रास्ता खुद से चुन सके, है ना। दूसरी बात, यहाँ पे जिस क्वेश्चनों को भी हम बताएंगे, जिस टॉपिक को भी हम पढ़ाएंगे, जिस फॉर्मूला को भी हम बताएंगे, तो मेरा मोटिव रहेगा कि उसको आप अपने तरीका से कैप्चर करें, है ना। हम मेरे तरीका से नहीं। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं तो वो क्वेश्चन हम बता दिए, तो वो क्वेश्चन तुम समझा कि नहीं समझा, उससे ज़्यादा जरूरी है उस क्वेश्चन के तरीका को तुम समझा कि नहीं, है ना। कि हाँ इस तरीका से, और उस तरीका को तुम समझ गया ना तो क्वेश्चन तुम खुद से बनाएगा। तो हम कोशिश करते हैं 100% कि तुम तरीका को कैप्चर करो, है ना। एक बार तुम तरीका को कैप्चर कर लिया, फिर तो गर्दा मचाएगा, तुम समझा। पहचान रहा है इसको, पहचान रहा है कि नहीं पहचान रहा, पहचान लो अच्छा से। हम लोग 10th मैथ को उड़ाने वाले हैं और बिहार में अभी गूंजने वाला है मैथ मतलब एजी भैया, मैथ मतलब एजी भैया, एजी भैया, एजी भैया, यही गूंजेगा, मैथ मतलब एजी गूंजेगा, टेंशन नहीं लेने का आपको, ना। अभी हम लोग बढ़ते बढ़ते पहला चैप्टर को एकदम खल्लास किए, उड़ाएं एकदम धार 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 धार, दूसरा को उड़ाएं धार धार, तीसरा को उड़ाएं धार धार, और पहुंच गए हैं चौथा। किसमें पहुंच गए हैं? चौथा में पहुंच गए हैं। किसमें पहुंच गए हैं? चौथा में। अब चौथा चैप्टर को धार 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 उड़ाएंगे और पांचवा में जाएंगे, और उसके बाद तुमको एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए, वो भी मिलेगा, कुछ भी चाहिए सब कुछ मिलेगा। उससे भी जरूरी लास्ट में ऐसा बात बताएंगे ना, तुमको बहुत काम आएगा जिंदगी भर, तो लास्ट तक तो तुम रहेगा ही रहेगा, नहीं रहेगा तो पछताएगा बतावा। द्विघात समीकरण हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है जी? चलो आगे लिखेंगे, अभी टाइम बर्बाद क्यों करें। देखो हमारा चैप्टर क्या है, देख लो इधर। चलो एक सेल्फी लेते हैं, चलो स्क्रीनशॉट लो, सेल्फी ले लिए हम। ये है हमारा द्विघात समीकरण, मैथ मतलब ए भैया द्विघात समीकरण, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण कहते हैं। अंग्रेजी भी थोड़ा थोड़ा जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जो दौर चल रहा है और आने वाला जो समय है, सिर्फ हिंदी से आपका कहीं भी काम नहीं चलेगा। चाहे चाहे आप कहीं जॉब करने लग जाइए या जॉब का तैयारी कीजिए, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में, कहीं भी। सरकारी में तो काम ही नहीं करे पड़ता है, फ्री का पैसा मिलता है, वो अलग बात है। लेकिन कहीं भी आप काम कीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा कि आप अंग्रेजी को भी जानें। तो ऐसा ऐसा नाम वाम कुछ जानते जाइए कि हाँ इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं द्विघात समीकरण, और मैथ मतलब ए जी भैया, हमेशा याद दिलाएंगे, मैथ मतलब ए जी भैया। देखो, तो जब हम इस द्विघात समीकरण, अभी हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं तुमको, चलो अब एकदम ऑफलाइन की तरह तुमको सुंदर से हेडिंग देना है, अपने साथ एक कॉपी रखना ही रखना है, और उसमें हेडिंग जो सुंदर से क्या लिखो, क्या लिखेगा? पहले लिखो द्विघात समीकरण, अंग्रेजी में बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो हम लोग द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले क्या आप थोड़ा सा ध्यान दिए हैं इस बात पे कि एक चैप्टर था दूसरा हमारा, जिसका नाम था, क्या नाम था? बहुपद। क्या नाम था जी? एक चैप्टर है हमारा दूसरा नंबर पे, जिसका नाम था बहुपद, जिसको अंग्रेजी में कहते थे पोलिनोमियल्स। हाँ देखा है। अब पोलिनोमियल्स और द्विघात समीकरण दोनों अपना भाई है,
जो पॉलिनोमियल जानता है वो द्विघात समीकरण को भी जानता है। बस फर्क इतना है कि पॉलिनोमियल का मानक रूप हम लोग लिखते थे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर बराबर नहीं, भी ऐसे लिखते थे, जहाँ पे ए जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसा हम लोग चीख चीख कर कहते थे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर सी, जहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग कहते थे बहुपद का मानक रूप। अब ठीक बहुपद आप पढ़े होंगे तो बहुत तरह का बहुपद पढ़े होंगे, एक घात वाला बहुपद जिसको हम लोग रैखिक बहुपद भी कहते हैं, द्विघातीय बहुपद, तीन घात वाला बहुपद। तो जो हम लोग द्विघातीय बहुपद पढ़ते हैं ना, वही वही है द्विघात समीकरण। बस होता क्या है कि इस द्विघात बहुपद को हम लोग शून्य के तुल्य कर देते हैं, शून्य के बराबर कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो कर देते हैं, शून्य के पूरे इस बहुपद को जीरो के तुल्य यानी जीरो के बराबर कर देते हैं। ऐसे नोट करते जाना है तुमको भी साथ में। अगर तुम चाहता है कि इस तरह से पढ़ लो कि अभी आधा घंटा बाद कहीं जाकर किसी को पढ़ा सको, बता सको, तो साथ में लिखते चलो, जैसे जैसे हम कह रहे हैं वैसा वैसा। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखे हैं यही है हमारा क्या, द्विघात समीकरण। लेकिन यहाँ पे भी ये वाला रूल लागू होगा कि ए जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो के बराबर हो गया तो ये फिर पूरा इस एक्स स्क्वायर को जीरो कर देगा, तो बी एक्स प्लस सी बचेगा, जो कि एक घात वाला बहुपद हो जाएगा या एक घात वाला समीकरण हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को तो यहाँ पे द्विघातीय समीकरण पढ़ना है ना, तो ए जीरो के बराबर नहीं। काम की बात ये। एक और काम की बात है कि बहुपद का हम लोग दो द्विघात शून्य निकालते थे। शून्य किसको कहते हैं, शून्य उसी संख्या को ना कहते थे जो संख्या यहाँ पे रखेंगे एक्स की जगह पे तो पूरा को शून्य कर दे, जीरो कर दे। तो हम लोग जब बहुपद पढ़ते थे और खास करके जब द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं, कैसा बहुपद, द्विघात, तो द्विघात बहुपद का कितना शून्यक होता था, तो आप लोगों को याद होगा दो शून्यक। द्विघात बहुपद का कितना शून्यक हम लोग पढ़ते थे, तो दो शून्यक पढ़ते थे। ठीक उसी प्रकार हम लोग द्विघात समीकरण में भी एक्स के जगह पे जब कोई संख्या रखते हैं तो इस पूरे समीकरणों को जीरो कर देता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे शून्यक ना कह करके मूल कहेंगे, मूल। तो मूल इसका भी कितना होगा, दो होगा। बोले तो शून्यक बोले तब भी बात सेम, मूल बोले तब भी बात सेम, है ना। यहाँ पे हम लोग शून्यक बोलते थे और यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, मूल बोलेंगे, है ना। समझ आया कि नहीं आया यार, हाँ कोई दिक्कत है इसमें यार। जो हम लोग बहुपद में पढ़ रहे थे ना वही यहाँ पे आ गया। अब द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ेंगे और रियल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होगा उसको सोल्व करेंगे। कोई बकैती बकवास नहीं, एकदम फटाफट पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाओ और क्वेश्चन जो देंगे उसको प्रैक्टिस करते जाओ, और जिस तरीका से हम बताएंगे उस तरीका को पकड़ते जाओ, समझते जाओ, उस तरीका को कैप्चर करते जाओ। देखो तो कोई बकैती वाली बात नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट बात यह है कि हम लोग जो बहुपद पढ़े थे उसमें जब हम लोग उसको जीरो के तुल्य कर देते हैं, और यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू जीरो तो होना ही चाहिए, ए जीरो के बराबर नहीं होगा, तो इसका भी मूल दो होगा, है ना। ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया, ये बहुपद हो गया। इतना लिखो तुम और समझो बात को। अब इस बहुपद को हम लोग जब पढ़ते हैं तो इस बहुपद हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्या होगी जिसको हम लोग सोल्व करने के लिए इस द्विघात समीकरण का यूज़ करते हैं। आपके रियल लाइफ में भी बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे, बाजार का, घर का, इधर उधर का, जिसको हम लोग सोल्व करने के लिए द्विघात समीकरण का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लेकर के आए हैं। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि एक धर्मार्थ, कम से कम ऐसा वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन तुम जब घर में बैठ के बना रहा है तो कम से कम 3 से 4 से 5 बार पढ़ा करो। पहले क्वेश्चन को पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। एनसीईआरटी से लेकर के आए हैं, अगर तुम्हारे पास है तो उससे लिखो। तुम तो आईएएस आदमी है, कभी उलट के देखता नहीं होगा किताब को, देखता है उलट के ना छोड़ो, हम बोलते हैं लिखो। मान लीजिए कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है, जिसकी लंबाई उसके चौड़ाई से 2 गुनी है। लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक हो, तो कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए। बस इतना है क्वेश्चन, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पहले तुम ध्यान से पढ़ो और लिखो। पहले लिख लिया, एकदम ऑफलाइन वाला फील आएगा। आराम से लिखो, आराम से बताएंगे, आराम से समझाएंगे, कोई ज़्यादा यहाँ पे समय लेने वाले नहीं है। लिखो, हो गया। अगर आप लिख लिए तो अब एक बात बताइए, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लिए,
नहीं पढ़े तो पढ़िए मेरे साथ। मान लीजिए कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक हो। तो कक्ष की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। मान लीजिए कि हम एक रूम बनाना चाहते हैं, ठीक है, एक हम रूम बनाना चाहते हैं, और रूम का जो क्षेत्रफल है, रूम का जो क्षेत्रफल है, रूम का जो क्षेत्रफल है वो होना चाहिए 300 मीटर स्क्वायर। 300 मीटर स्क्वायर एक रूम बनाना चाहते हैं हम, जिस रूम का क्षेत्रफल होना चाहिए 300 मीटर स्क्वायर, और साथ में वहाँ पे एक कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है? कि उसकी लंबाई जो है, कौन लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक हो। चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक हो। लंबाई, कौन लंबाई जो है उसके चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक हो। फिर से सुनो, लंबाई, लंबाई क्या होना चाहिए? उसके चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक। जैसे अगर हम बोले कि तुम्हारे पास कितना रुपया है, तुम तो अमीर आदमी है, बोलोगे कि मेरे पास 10 रुपया है, तो हम बोलेंगे हम कि तुम्हारे पास 10 रुपया है, तो अब तुम भी पूछेगा कि आपके पास कितना है, तो हम बोलेंगे कि तुम्हारे पास जितना रुपया है ना उसके 2 गुने से 1 अधिक मेरे पास है। यानी कि तुम्हारे पास 10 है तो उसका दुगना और उससे 1 अधिक मेरे पास है, तो 10 दूनी 20 से 1, 21 रुपया मेरे पास। हम भी गरीबी है, समझ रहे हैं इस बात को? तुम्हारे पास अगर 10 रुपया है और हम बोले कि मेरे पास तुम्हारे 2 गुने से 1 रुपया अधिक है, तो मेरे पास कितना हुआ? तो 10 दूनी के 20 और 1 21 मेरे पास हुआ। अब सेम कंडीशन है यहाँ पे, कह रहा है कि लंबाई जो है, लंबाई जो भी है हम लोग मान लेंगे x नहीं पता है, उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। अब यहीं पे कंफ्यूजन होगा इस ऐसे क्वेश्चन में कि लंबाई को x मानेंगे कि चौड़ाई को x मानेंगे और किसको 2 गुना से 1 अधिक करेंगे। तो ध्यान से सुनो, कौन किस पे डिपेंडेंट है। तो ये जो लंबाई है, हम तुम पे डिपेंडेंट नहीं है, हम तुम पे डिपेंडेंट नहीं है, तुम हम पे डिपेंडेंट है। इसी प्रकार से लंबाई जो है, लंबाई, ये कौन लंबाई, वो चौड़ाई पे डिपेंडेंट है। चौड़ाई जो होगा उसी के 2 गुने से 1 अधिक होगा लंबाई। सुन रहा है बात को, समझ रहा है ना, समझ में आया कि नहीं? जो लंबाई जो है वो चौड़ाई पे डिपेंडेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो है लंबाई वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो जो चौड़ाई रहेगा उसके 2 गुने से 1 अधिक होगा क्या? लंबाई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यार? हाँ, अरे यार कोई दिक्कत है? कह रहा है लंबैया जो है ना चौड़ैया के दुगनवा से 1 अधिक है। तो लंबैया को हम लोग नहीं पता है, लेकिन चौड़ैया के दुगनवा से 1 अधिक है ये पता है। लेकिन ये भी पता अगर कर ले कि मान लेते हैं, माना चौड़ाई बराबर x, चौड़ाई को क्या मान लिए x, चौड़ाई को क्या मान लिए x, तो लंबाई क्या हो जाएगा यार? तो लंबाई हो जाएगा दुगने से 1 अधिक, यानी कि 2x प्लस 1, है कि नहीं यार? हाँ, अब देखो यार क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 300 मीटर स्क्वायर, है कि नहीं यार? हाँ, अब जो है क्षेत्रफल के जगह पे हम लोग लिखेंगे कि नहीं लंबाई गुने चौड़ाई, बिल्कुल लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 300। अब लंबाई का मान बताओ तो 2x प्लस 1 गुने चौड़ाई का मान बताओ तो x बराबर 300, है कि नहीं यार? यहाँ तो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट है कि इसको हम लोग इसको बारी बारी से गुना करेंगे, एक से एक बार इसमें गुना होगा, एक से एक बार इसमें गुना होगा। तो x जब एक बार इसमें गुना होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x गुने x क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस x को जब एक में गुना करेंगे तो x हो जाएगा बराबर 300 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस x, इधर 300 प्लस में उधर आएगा तो माइनस में 300 बराबर 0, बराबर है कि नहीं यार? हाँ, समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत है? तो ये जो बना है बस इतना ही हम लोगों को इस क्वेश्चन में करना था। ये जो बना है इसी को तो कहते हैं द्विघात समीकरण, और ये क्वेश्चन को अभी हम लोग सोल्व नहीं करेंगे। इस द्विघात समीकरण का जब हम लोग हल निकालेंगे, यानी जब लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे तो वो 2 निकलेगा ना यार, द्विघात समीकरण है तो वो जो 2 निकलेगा उसका हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। बहुत सारा तरीका, 3 4 5 तरीका, 3 तरीका पढ़ेंगे। पहला हम लोग गुणनखंड करके पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग पूर्ण वर्ग बना करके पढ़ेंगे इसको हल करना, तीसरा श्रीधराचार्य नियम बहुत इंपॉर्टेंट फेमस है, और साथ में जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जो कि द्विघातीय सूत्र कहते हैं, उससे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी कम से कम ये हम लोग सीख रहे हैं कि द्विघात समीकरण क्या है। तो ये रहा हमारा द्विघात समीकरण, इस सिचुएशन में क्रिएट हुआ हमारा द्विघात समीकरण, हुआ ना, ये हमारा द्विघात समीकरण है।
अब इस द्विघात समीकरण को हल करना आगे सीखेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन आप लोगों को करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पहले सुंदर से नोट करो क्वेश्चन को, ठीक है, 2 से 3 बार पढ़ो। अब जो समय हो गया है ना ऑनलाइन में, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है कि कॉपी और पेन के साथ बैठ करके कॉपी पेन को समय देना नहीं चाहता है स्टूडेंट, एकदम जल्दी में रहा कि एकदम फटाफट पढ़ा नहीं यार। तुम ये फटाफट का पता है कब करना, जब तुम कोई जॉब वॉब का तैयारी करेगा आगे जाके, तब फटाफट कितना करना है करते रहना। अभी तुम समय दो उस पर, सुंदर से लिखो, फिर उसको पढ़ो 2-3 बार, फिर उसको सोल्व करो। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? तो कह रहा था क्वेश्चन जिसको हम लोग को इसको कुछ नहीं करना है, बस गणितीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक है ना, सोल्व करना ही नहीं है। अभी एक्स का मान निकालना ही नहीं है, दो निकलेगा ना, 2 वैल्यू, वो निकालना ही नहीं है। बस अभी तुमको क्या करना है, तो इसको गणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो कह रहा था क्वेश्चन कि 2 आदमी है, पता नहीं कौन है यार, जॉन है और जीवंती है, दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। ठीक है भाई, 45 कंचा है, जॉन और जीवंती दोनों के पास मिला करके 45 कंचा है। दोनों 5-5 कंचे खो देते, ले भुला दिया, दोनों 5-5 कंचा क्या किया, गोली भुला दिया। और अब जब भुला दिया तो उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। बस इतना ही क्वेश्चन है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो अब यहाँ से पहले तुम ऐसे रिलेट करो कि हम दोनों भाई चलो, या फिर जो भी है, बाजार क्या खाने, मोमोज, और बोले कि दोनों के पास मिला करके 100 रुपया है, ऐसा बोले, ठीक है। तो दोनों के पास मिला करके 100 रुपया है, दोनों के पास मिला करके 100 रुपया है, और तुम्हारे पास 75 रुपये है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 25 रुपये। तो ये जो मेरे पास 25 बताया गया, तुम बताया कि 25 है, तो ये कैसे पता चला कि 25? तो बहुत ईजी था कि 100 में माइनस किया 75 को, तो 25 आ गया। बहुत आसान था कि नहीं था? अब वैसा ही यहाँ पे जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 है, और एक के पास भी अगर हम लोग मान लेते हैं, माना जॉन के पास x कंचे थे, अगर हम लोग जॉन के पास x मान लिए हैं और दोनों के पास मिला के 45 है, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा? तो जीवंती के पास जो है 45 में x घटाएंगे, टोटल 45 है, उसमें x घटा दो, है कि नहीं यार? है कि नहीं है? 100 में 75 घटाएं तो 25 आया ना। अब वैसे ही इसको हम लोग किए हैं कि टोटल 45 था, एक के पास x था, तो एक और के पास 45 माइनस x होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, अब यहाँ पे हम लोग कर दिए। अब प्रश्न आगे जब पढ़ते हैं तो कहता है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो चलो प्रश्न से, दोनों को 5-5 कंचा भुला दिया है, अब गधा लोग हैं। तो प्रश्न से अब क्या हुआ कि अब जॉन जो है, जॉन के पास x था और 5 कंचा भुला दिया, और जीवंती के पास 45 माइनस x था, और ये भी 5 कंचा भुला दी। पानर बुतरू, अभी 45 में से 5 घटा तो क्या बचेगा, 40 माइनस x, यानी जॉन के पास x माइनस 5 बचा और जीवंती के पास 40 माइनस x बचा। ठीक है, और अब उनके पास कंचों की संख्या, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात है कि अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल इतना है, यानी कि जो भुलाने के बाद दोनों के पास कंचा इतना बचा ना, ये दोनों का गुणनफल जो है 124 है, 124। यानी कि x माइनस 5 को जब हम लोग 40 माइनस x से गुना करते हैं तो ये आता है कितना आता है, तो ये आता है 124। बारी बारी से इसको गुना करेंगे, एक बार इसमें फिर इसमें, है कि नहीं यार? फिर माइनस 5 इसमें फिर इसमें। समझ में आएगा कि नहीं आ गया? हाँ, समझ में आएगा कि नहीं आ गया? एक बार इसमें गुना करेंगे, फिर एक बार इसमें गुना करेंगे, 5 एक बार इसमें गुना करेंगे, फिर 5 एक बार इसमें गुना करेंगे, 1 2 3 4। समझ में आएगा कि नहीं आ गया? ऐसे ही करना है गुना। अब करते हैं गुना, x गुने 40 तो ये हो जाएगा हमारा 40x, और x गुना माइनस x तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस 5 को अगर हम लोग 40 में गुना करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 200। माइनस 5 को अगर हम लोग माइनस x में गुना करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 5x बराबर 124। कोई दिक्कत है यार यहाँ तक? हाँ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कैसे किए यहाँ पे, जो आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इस 40x में 5x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45x
माइनस एक्स स्क्वायर, इधर क्या है और माइनस 200, इधर क्या है 124। इधर है हमारे पास जो उसको एलएचएस कहते हैं, बराबर के इधर जो है उसको हम लोग आरएचएस कहते हैं। पता है कि नहीं यार? पता है ये बात या नहीं है? अब बस कुछ नहीं करना है, इधर से उधर लेके जाना है, हमारा द्विघात समीकरण बन गया है। उधर लेके चलो सबको। तो उधर जब हम लोग लेके चलेंगे, इधर जीरो को रहने देते हैं, तो इधर पहले तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 45 प्लस 45 एक्स इधर होता है, उधर क्या हो जाएगा माइनस 45 एक्स प्लस 124 पहले से इधर था, और इधर 200 आ गया प्लस में 200 आ गया। तो हमारे पास जो बचा वो बचा एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 124 और 200 300। इसी को हम लोग अच्छा से इधर लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324 बराबर 0। कोई बड़ा चीज़ है यार? हाँ, अरे यार है कि नहीं है? कोई बड़ा है इसमें? कुछ करे ना, ज़्यादा है नहीं ना है यार? कैसे किए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, कुछ करना है इसमें नहीं, बस तुम डिटेल से वर्ड्स को पढ़ो और समझो क्या कह रहा है, और ठीक वैसा ही करते जाओ, बस क्वेश्चन बन जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत होगा? ये था हमारा उदाहरण 1, जो उम्मीद और आशा करते हैं कि तुमको समझ में आ गया होगा। अगला देखो, बहुत आसान सा है, देखो क्या हुआ। अब कह रहा है जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। अभी अभी हम लोग क्या किए कि दो वर्ड प्रॉब्लम था, और उस दोनों वर्ड प्रॉब्लम को बनाए हैं। तो यहाँ से मेरा मोटिव ये कहता है आपके लिए, थोड़ा सा आप समझिए बात को, इस बात को समझिए आप यार, कि हम चाहते हैं कि ये क्वेश्चन तुम जैसे हम बता रहे हैं वैसे फोटोकॉपी ना छापो, और तुम उस तरीका को पकड़ो जिस तरीका से हम इस क्वेश्चन को बना रहे हैं। समझ रहे हो बात को? अगर तुम एक बार तरीका पकड़ लिया ना, जो हम माइंडसेट तुम्हारा सेट करना चाह रहे हैं कि तुम ऐसे सोचो, ऐसे करो, वो कर लिया ना, तो तुमको फिर कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। कोई क्वेश्चन में तुम खुद से बनाएगा, किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा। समझ में आएगा कि नहीं आ गया? अगर तुम ये बात चाहता है ऐसा हो, तो एकदम पेशेंस के साथ एक एक पॉइंट को, मेरे एक एक वर्ड को ध्यान से सुनो, और जैसा जैसा बोलते हैं, जैसा जैसा करते हैं, वैसा करते चलो यार। अगर तुम ऐसा कर लेगा तो तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा वो तो बेहतरीन होगा ही, साथ में तुम्हारा सिलेबस जो ऐसा इस तरीके से कंप्लीट रहेगा वैसा किसी का नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इतना तुमको करना पड़ेगा। हम लोगों को देखने के लिए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, सबसे पहले हम लोगों को फर्स्ट स्लाइड पे चलना पड़ेगा। हम जहाँ पे आपको बताए थे कि द्विघात समीकरण का मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होना चाहिए, जहाँ ए 0 के बराबर नहीं होगा। इस रूप में अगर हम लोगों को दिखेगा तो कहेंगे द्विघात समीकरण है, और नहीं दिखेगा तो कहेंगे द्विघात समीकरण नहीं। तो यहाँ पे एक दिया गया, इसको हम लोग देखेंगे हल करके, लेकिन सबसे पहले मानक रूप क्या है उसको लिख लो और ध्यान में रखो। मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये हमारा मानक रूप। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन पहला ये है, x प्लस 1 का लिखो मेरे साथ, नोट करो, बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्योंकि बच्चे बच्चे को पता है ना यार, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है कि नहीं है यार? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता? तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुने ए का मान कितना है एक्स, गुने बी का मान कितना है 1, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर बराबर 2 को 1 से गुना करो, फिर 2 को 3 से गुना करो। अरे यार ये कोई देखने वाला चीज़ है। 2 गुने एक्स 2x माइनस 2 3 के 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस, गुना करो पूरा टोटल 2x प्लस ये कितना हो जाएगा 1 बराबर 2x माइनस 6। अब दोनों को इधर लेकर के आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इधर लेके आओ, माइनस 2x प्लस 6 इधर लेकर के, सॉरी इधर पहले प्लस 1 है उसको इधर लेकर के आओ, तो माइनस 6 बराबर 0। तो क्या बचा यार? एक्स स्क्वायर तो है ना यार? हाँ है। 2x में से 2x चला गया, कहाँ चला गया? 0 बचा। 1 में से 6 गया तो माइनस 5 बचा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 बचा। क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0।
एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, ये ना बचा जी। अब अगर हम पूछते हैं कि क्या ये द्विघात समीकरण है, तो तुम क्या बोलेगा? क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? सबसे पहले एक बार कैलकुलेशन को देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2x ठीक है, इधर किए, 2 तिया के 6 किए इधर, ठीक है, इधर एक्स स्क्वायर किए, 2ab किए, 2x किए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो हमारे पास आया है एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये है ना 1 एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 5 बराबर 0। अब हम जब बोले थे आपको कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप के रहना चाहिए, बोले थे ना, तो ये तो हम नहीं बोले थे कि b बराबर 0 हो या ना हो, हम सिर्फ बोले थे कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, है ना। b बराबर 0 रहेगा तो चलेगा। क्योंकि ऐसा, क्योंकि ये गुना होगा तो सेम ही आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यानी कि ये जो है हमारा एक द्विघात समीकरण है। ये क्या है? एक द्विघात समीकरण है। तुम इसको कैलकुलेट करो और बताओ कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। कमेंट में फेंक के मारो जल्दी, एकदम ऑफलाइन वाला फीलिंग आना चाहिए। देखो इधर स्टिक, एकदम ऑफलाइन पढ़ाई हो रहा है, कहीं तुम दूर नहीं है हमसे, ठीक है। हाथ निकालेंगे अभी पेन कैमरा से और तुमको सटक सटक मिलेगा, इसलिए फटाक से ये हम बनाए हैं और ये तुम अभी बना के दिखाओ कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। और उसके साथ ये 4 क्वेश्चन लेके आए तुम्हारे लिए, प्रैक्टिस करो। बाकी फिर हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन में एक एक करके करवा देंगे। तुम बताओ, जो हम देखो ये बेसिक क्लास जो एक लेते हैं हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन से पहले, ये क्यों लेते हैं? क्योंकि इसमें हम तरीका समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम तरीका को पकड़ो। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो जितना करवाना है हो ना, बहुत करवाएंगे एग्जाम तक, इतना क्वेश्चन बनवाएंगे इसको तुम सोच नहीं सकता है। लेकिन इस वीडियो में खासकर हम तरीका को बतवाना चाहते हैं कि ये तरीका पकड़ो, ये तरीका पकड़ो। तो ये तुम हमको करके बताओ फटाक से। नहीं तो स्टिक है, देखो मेरे पास है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, है नहीं तो कमेंट में एकदम फेंक के मारो। और कमेंट के साथ साथ तुम हमारे 8298614113 पे मैसेज कर सकता है, इसको बना करके फोटो खींच करके, और इससे तुमको ग्रुप में जोड़ा जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है अमित गौरव एजुकेशन, जुड़ जाओ, उस पर पीडीएफ मिल जाएगा इसका। तो ये तुम करके बताओ अभी है या नहीं है द्विघात समीकरण, ठीक है। अब हम लोग द्विघात समीकरण जान गए, है या नहीं है पहचानना भी जान गए, और उस तरीका को आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझे हैं कि हाँ अरे यार ये तरीका ऐसे ऐसे होना चाहिए। तब इस तरीका से हम लोग समझ गए कि अरे ऐसे बनेगा। तो अगर तुम लोग इतना कर लिया है तो अब आ जाओ इधर। अब हम लोग समझेंगे कि जो द्विघात समीकरण है उसका हल कैसे कैसे होता है। तो पहला हम लोग गुणनखंड द्वारा करेंगे, ठीक है, गुणनखंड द्वारा। फिर हम लोग पूर्ण वर्ग द्वारा, ठीक है। फिर हम लोग द्विघातीय सूत्र, या फिर जिसको हम लोग श्रीधराचार्य का नियम कहते हैं, श्रीधराचार्य नियम, या फिर दूसरा नाम है द्विघातीय सूत्र, इसके द्वारा सोल्व करेंगे, है कि नहीं। फिर हम लोग विविधकर को पढ़ेंगे। अब ज्यादा कुछ है नहीं, विविधकर बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ये जो है ना, विवेचक बोल देगा, कभी विविधकर बोल देगा, और एग्जाम में निकालने के लिए बोल देता है, खास करके ऑब्जेक्टिव में एकदम फंसाता है। ऑब्जेक्टिव में दे दिया है द्विघात समीकरण, बोलेगा इसका विविधकर निकालो, विवेचक निकालो, ले वो तो रोज समझ ही नहीं आएगा। और ये सब होने के बाद हम लास्ट में तुमको बताएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि तुम कौन सा गलती अभी कर रहा है जो तुमको नहीं करना चाहिए। तो गुणनखंड विधि द्वारा बनाना बहुत ईजी है, बस तुमको थोड़ा सा कॉमन सेंस तुम्हारा ज्यादा होना चाहिए, जो कि 9th में भी पढ़ना है। लेकिन 9th पे हम नहीं जाएंगे, बनाया होगा तुम लोग की नहीं। हमारे पास द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहला पॉइंट तो ये है हमारा, और सबसे पहला बात तो ये है हमारा कि सबसे पहले तुम बताओ कि क्या ये द्विघात समीकरण भी है या नहीं है, बताओ। तो शायद तुम इतना तो जान ही गया होगा कि ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, जहाँ a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, बहुत ईजी है। इसको गुना करो, किया, कितना आया, 3 दूनी के 6x स्क्वायर, कितना आया 6x स्क्वायर आया ना, ठीक है, 6x स्क्वायर आया, कितना आया 6x स्क्वायर आया। इसको और इसको गुना करो तो कितना आया 6x स्क्वायर आया, देखो वहां पे लिख दिए। अब बीच में क्या है जी,
जो हम लोग पढ़ते हैं ये द्विघात समीकरण को गुणनखंडन द्वारा, इसमें बस छोटा सा चीज ये है ना, तुमको मध्य वाला पार्ट को तोड़ना आना चाहिए, और वो प्रैक्टिस से होता है ना, ऐसे नहीं आ जाएगा। मेरे पास भी ऐसे ही नहीं आ गया, जितना भी क्वेश्चन है सब बना लेंगे एनसीईआरटी का, तब आ जाएगा कि अच्छा ऐसे ऐसे होता है। तो इस -5x को, इस माइनस साइन को भी ध्यान में रखना है दोनों जगह पे। यहाँ पे +6x² है, यहाँ पे +6x² है ना। इस -5x को इस तरह से तोड़ो, कैसे तोड़ो कि जोड़ या घटा करके तो -5x ही होना चाहिए, लेकिन गुना करके 6x² होना चाहिए। बहुत इजी है। अगर इस -5x को हम लोग -3x -2x कर देते हैं तो -3x -2x कितना हो जाएगा, -5x। जाओ क्या तब ये रह जाएगा। लेकिन इसको जब तुम गुना करो -3x गुने -2x, तो ये आ जाएगा 3 दूनी के 6 x², और माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा। बहुत आसान था, बहुत आसान था। यानी कि हम लोग समझ गए हैं कि 2x² और इसको हम लोग को तोड़ना है -2x -3x के रूप, है कि नहीं है? अरे यार है कि नहीं है? +3 करेंगे बराबर 0 करेंगे। अब इसको देखो और इसको देखो, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x - 1। इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, तो -3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x - 1 बराबर 0। कॉमन लेने के लिए आना चाहिए ब्रदर। यहाँ पे कॉमन लिए -1, तो 3 वाला माइनस इसके साथ चल गया, ये प्लस था तो माइनस ले लिए तो -1 बचा। अब टोटल को देखो, यहाँ देखो और यहाँ देखो, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, तो x - 1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो x - 1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x बचेगा और यहाँ पे -3 बचेगा बराबर 0। बारी बारी से 0 करो, x - 1 बराबर 0 और 2x - 3 बराबर 0। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, पहला मूल निकल गया और दूसरा मूल निकल जाएगा, x बराबर 3/2। समझ में आया कि नहीं आया, कैसे हम लोग उसको मूल निकालेंगे। यही द्विघात बहुपद में हम लोग कहते थे कि शून्यक निकाल रहे हैं, है कि नहीं है? यही द्विघात बहुपद में हम लोग कहते थे कि शून्यक निकाल रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि इसका हल कर रहे हैं या फिर मूल ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं, मूल ज्ञात कर रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे यार कोई दिक्कत है इसमें? बोलो, नोट करो और कोशिश किया करो कि एक बार जब हम बना दिए तो ऐसे मिटा दो अपने दिमाग से, और फिर खुद से इस तरीका को कैप्चर कर लिया, इस तरीका से खुद से बनाओ। समझा कि नहीं? नेक्स्ट देखो, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। चलो इसको बना करके देते हैं तुम लोगों के लिए, इसको भी बना के देते हैं। बहुत आसान सा है, कुछ नहीं है, बहुत आसान से बनेगा तुम लोगों से। क्या है यार तुम बदमाशी क्या करते हैं, जाओ अपना जगह। देखो हमारे पास द्विघात समीकरण है 6x² - x - 2 बराबर 0। फिर वही बात, इसको और इसको गुना करो, गुना करके कितना आया, 6 दूनी के 12x²। 6x² को जब हम लोग -2 में गुना किए तो -12x²। माइनस प्लस को खास करके इसमें ध्यान रखना पड़ता है। अब -x को ऐसे तोड़ना है कि गुना करके -12x² आ जाए और जोड़ या घटा करके -x ही आ जाए। सोचो कैसे टूटेगा, आसान से टूट जाएगा। 1 से 10 तक में ही टूट जाएगा। 1 से 10 तक सोचो ना, 3, 2, 5, 4 ऐसा सोचो जिसको घटा करके 1 आता हो, तो 5, 4 घटा करके 20 आ जाएगा, गुना करके 20 आ जाएगा, लेकिन घटा करके 1 आएगा। 4, 3। अगर हम लोग -4x + 3x करते हैं तो -4x में 3x घट करके -1 आ जाएगा, और साथ में इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो 4 तिया के -12x² आ जाएगा। बहुत आसान है या नहीं है? बहुत आसान है या नहीं है? बहुत आसान है। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 6x² माइनस को यहाँ पे तोड़ेंगे पहले, -4x + 3x, इसको तोड़े हैं इस रूप में, -2 बराबर 0। अब कॉमन लो, इसमें क्या कॉमन है, इसमें 2x कॉमन ले सकते हैं। हाँ, तो 2 तिया के 6, 3x - 2 बचेगा, 2 दूनी के 4। इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, +1 कॉमन लेंगे तो 3x - 2 बचेगा बराबर 0। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो 3x - 2 तुमको दिख रहा होगा, चश्मा लगाए हुए हम, तुमने भी लगाया हुआ तो दिख रहा होगा। 3x - 2, गोठा का चश्मा लगा लो, नहीं दिखता है तो, +2x + 1 बचेगा बराबर 0। बारी बारी से 0 करेंगे, 3x - 2 बराबर 0, x बराबर 2/3। फिर
2x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1/, देखो सोल्व हो गया, निकल गया मूल बहुत आसानी से। कोई दिक्कत हुआ होगा इसमें? नहीं होगा। दिक्कत कैसे होगा, जब हम बता देंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अगर इतना समझ में आया तो अब आगे देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये खास करके कॉमन वॉमन लेने के लिए सिखा देते हैं। देखो ये क्वेश्चन अटकाता है, इसलिए हम लेकर के आए। हमारे पास था 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। देखो गुना करो इसको, कितना आ रहा है? 3x² को जब तुम +2 में गुना करेगा तो 6x² आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा? 6x²। अब इसको बीच वाला को यानी कि -2√6x को ऐसे तोड़ना है कि गुना करके 6x² आ जाए और जोड़ या घटा करके -2x आ जाए। तो बहुत आसान है ये तो बहुत आसान है। हम लोग करेंगे -√6x -√6x, तो ये -√6x -√6x क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 माइनस में 6x, और इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो -√6 गुने -√6, रूट कैंसिल हो जाएगा, छो आ जाएगा, माइनस में माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी कि जो चाहिए था वही आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग करेंगे 3x² -√6x -√6x प्लस 2 बराबर 0। अब कॉमन लेने के लिए आना चाहिए दोनों में, बस कॉमन लेने के लिए इसको हम लोग लिख सकते हैं। समझो, अब तार तार करके समझाते हैं यार। इस रूट जब हम लोग करेंगे √3 गुने √3, तो पता है तुमको 3 आएगा, तो इस 3 के जगह पे √3 गुने √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। यानी इस 3 के जगह पे हम लोग लिखेंगे √3 गुने √3 x² माइनस इस √6 को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? √3 गुने √2, हाँ लिख सकते हैं, √3 गुने √2 x। ये जो समझ गया उसका काम हो जाएगा। यानी कि इस इतना को हम लोग इतना में तोड़े हैं। अब यहाँ पे क्या था? यहाँ पे है -√6x, इसको भी हम लोग लिखेंगे √3 गुने √2x। इस +2 को लिखेंगे √2 गुने √2 बराबर, तुम लोग जाओ यार, तुम लोग क्या परेशान कर रहे हो, बराबर 0। अब देखो कॉमन लेना सीखो। यहाँ से यहाँ तक देखो क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से यहाँ देखो, दोनों के पास √3 है और x भी है, तो यहाँ से √3 निकल गया तो बचेगा √3x। दोनों के इसके पास भी था, √3 निकल गया तो क्या बचा? √2 है कि नहीं यार? अब यहाँ पे देखो माइनस इसके पास क्या है? दोनों के पास √2 है, निकाल दो तो बचेगा क्या? √3 प्लस √2 बराबर 0। ये दोनों के पास सेम कुछ है, लेकिन -√2 लिए थे तो यहाँ पे +√2 ना बच करके क्या बचेगा? -√2 बचेगा। दोनों के पास है √3x, यहाँ पे x था ना ये वाला, √3x माइनस √2 इंटू √3x माइनस √2 बराबर 0। आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि जब दोनों को बारी बारी से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे पास बच जाएगा, क्या बच जाएगा? √3x माइनस √2 बराबर 0, x बराबर √2/√3 प्लस में, है कि नहीं? आगे हमारा शून्य दो, तो यहाँ से तुम देखेगा कि इसका एक ही शून्य का आया है, समान शून्य का आया है ना। तो आगे जब हम लोग विवेचक निकालेंगे तो वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि जब कौन कौन सा ऐसा सिचुएशन आएगा जब किसी द्विघात समीकरण का एक ही शून्यक होगा, समान शून्यक होगा। कौन कौन सा सिचुएशन आएगा जब किसी द्विघात समीकरण का अलग अलग दो शून्यक आएगा, और कौन कौन सा ऐसा सिचुएशन आएगा जब किसी द्विघात समीकरण का कोई शून्यक नहीं होगा। तीनों सिचुएशन बनेगा, तीनों आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहला ऐसा सिचुएशन आएगा कि जब द्विघात समीकरण का सेम शून्यक होगा, दोनों का सेम शून्यक होगा, मतलब दो शून्यक होना चाहिए ना, तो सेम होगा। दूसरा अलग अलग होगा, तीसरा होगा ही नहीं। तीनों देखेंगे।
लेकिन उससे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग समझेंगे कि आपके पास एक समीकरण है, तो पहला तरीका तो गुणनखंड था जो हम पीछे बता दिए, और गुणनखंड विधि द्वारा आप लोग शून्य निकाल भी सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका है पूर्ण वर्ग विधि, इसको हम लोग कैसे, और ये पूर्ण वर्ग विधि से ही सीधाचार्य का नियम निकला है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे और कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। बस आपको फॉर्मूला आता है ये वाला, जो कि बचपन से रटते आ रहे होंगे कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस पी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बचपन से रटते आ रहे होंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर रटते आ रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0। अब इस तरह से हम लोगों को सोचना है कि इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आप लोगों को अलग लेवल पे जा करके, और जिस दिन आप सोचना सीख जाइएगा, इस तरह का हर एक क्वेश्चन बना लीजिएगा। सोचिए, हमारे पास ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर है, प्लस इसको हम लोग 2ab के रूप में लिखेंगे, 2 गुने ए कितना है यहाँ पे, एक्स है, ए एक्स है ना जी, ए स्क्वायर, हाँ, प्लस 2ab होना चाहिए। तो ए जो है, ए तो एक्स है, ए क्या है, एक्स, गुने, और क्या बच गया है, और यहाँ पे बच गया 2, तब ना 2 गुने 2 4 हो जाएगा, यानी कि b के जगह पे हम लोगों को 2 को यूज करना पड़ेगा। तो 2 को यूज करने के लिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर तो यहाँ पे दिया हुआ है ही नहीं, हम खुद से कर रहे हैं। क्या इसमें 2 का स्क्वायर है, नहीं है, ये वाला तो है ना, ये वाला यहाँ पे है ना, देखो 4x है ना, 2 दूनी के 4x, हाँ वो तो है, लेकिन 2 का स्क्वायर तो नहीं है, तो 2 का स्क्वायर हम खुद से किए हैं, तो खुद से किए हैं इसीलिए हम लोगों को माइनस 2 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, ताकि दोनों इक्वल हो सके कट करके, है ना, संतुलन बनाए रखना है। -5 बराबर 0। अब तुम इसको ध्यान से देखो, प्लस बी स्क्वायर, अब तुम इसको ध्यान से देखो, क्या ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो बोलेगा दिख रहा है। तो x प्लस बी के जगह पे क्या है, 2, x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, और इधर 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा, -4 और -5 क्या हो जाएगा, -4 और -5 कितना हो जाएगा बताओ, -4 -5 -9 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो x प्लस 2 का, x प्लस 2 का, x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, -9 उधर जाकर के +9 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बहुत आसान है पूर्ण वर्ग विधि, सबसे आसान यही है, बस तुम सोच सकोगे तब फॉर्मूला पे रखना। तो ये स्क्वायर उधर चल जाएगा, तो x प्लस 2 बराबर √9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √9, रूट बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, x प्लस 2 बराबर, रूट से बाहर निकलेगा तो +-3 होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 +-3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 3 एक बार, और फिर x बराबर क्या हो जाएगा, 2 - 3, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। कितना आसान था, एक साथ में बता दी। सिर्फ यहाँ पे तुमको सोचने के लिए आना चाहिए कि इसको इस तरह से हम लोगों को कुछ, और उसमें एक्स्ट्रा तुम लोगों को कुछ करना ही पड़ेगा, एक्स्ट्रा कुछ इसमें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कुछ जोड़ घटाव करना पड़ेगा इसमें, तब जाकर के ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और पूर्ण वर्ग बन गया। अब इसी का एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत सारा करवा देंगे, हो गया तुम्हारा काम। बस तुम इस तरीका को अभी समझो। तरीका ये है कि तुमको जो दिखेगा ना द्विघात समीकरण, उसमें तुम ये कोशिश करना कि इसमें क्या गुना करें, लेकिन गुना करेंगे तो टोटल समीकरण में करेंगे, एक को हम नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ इसमें, और क्या ऐसा हम जोड़ घटा करके संतुलन करें कि ये एक ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में टूट जाए। इसको तुम लोग खुद बना करके बताना, ठीक है, ये तुम्हारे लिए, इसको बना करके बताना है कि नहीं। अब देखो सीधेधाराचार्य का नियम, सीधेधाराचार्य का नियम फॉर्मूला तुम लोगों को पता है, जिसको हम लोग द्विघातीय सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विघातीय सूत्र, जो कि क्या होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac बटा 2a। बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है, रट लो इसको, लिखो 2 से 3 बार, -b प्लस माइनस √b² -4ac बटा 2a। फिर से लिख देते हैं -b प्लस माइनस √b² -4ac बटा 2a। बहुत आसान से लिख लो इसको, है कि नहीं। अब ए बी सी तो पहचान लेगा, जो हमारा समीकरण है x² प्लस द्विघात समीकरण 7x - 60 बराबर 0। इसमें a का मान क्या है, 1 है, b का मान क्या है, 7 है,
सी का मान क्या है -60, माइनस बी यानी कि -7 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान 1 है गुने सी का मान -60 है बटा 2 गुने 1 ए का मान कितना है 1 है कि नहीं। अब यहाँ पे हम लोग आराम से इसको लिखेंगे और सोल्व करेंगे, हमारा मान आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। -7 प्लस माइनस रूट अंडर 7 माइनस छोचक 24 प्लस प्लस क्या हो जाएगा 240 बटा में क्या बचा 2 -7 प्लस माइनस 240 और 40 कितना हो जाएगा 289 289 रूट अंडर बटा 2। अब बताओ 289 किसका स्क्वायर है, तो पता है तुमको? पता है कि नहीं पता है? अगर ये भी नहीं पता है तो दिक्कत है यार। 17 का स्क्वायर है ना 289, यानी -7 प्लस माइनस 289 को निकालेंगे तो ये किसका स्क्वायर है 17 बटा 2, यानी कि दो कंडीशन बना कि नहीं बना? दो कंडीशन बना। एक बार हम लोग क्या करेंगे -7 प्लस 17 बटा 2, ये हमारा एक बार x का मान निकलेगा और एक बार निकलेगा x बराबर -17 -7 2। समझ में आया? अगर इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -7 प्लस 17 कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 10 बटा 2 जो कि 5 आएगा और ये हो जाएगा 7 7 14 -24 बटा 2 आ गया ना। ये सीधेधाराचार्य का नियम बहुत आसान से समझ आई बात। अब ये सीधेधाराचार्य का नियम हम लोग जब यूज करते हैं तो ये जो दिख रहा है ना यही डिसाइड करेगा कि इसका कितना हल होगा, इसका कितना मूल होगा। सॉरी, अब जब हम लोग इसके विविक्तकर को निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को निकालेंगे, तो ये क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, जब हम लोग सीधेधाराचार्य का नियम यूज कर रहे थे तो तुम लोग को दिख रहा था बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर, ये यही इसी को कहते हैं विविक्तकर। तो जब हम लोग इसको निकालेंगे और ये 0 से बड़ा होगा तो हम लोग कहेंगे कि वास्तविक मूल होंगे अलग अलग। 0 से जब बड़ा आएगा ये वाला विविक्तकर यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो कहेंगे कि 0 से बड़ा होगा तब कहेंगे कि दो अलग अलग मूल होंगे, और जब 0 के बराबर आएगा तो कहेंगे एक ही समान मूल होगा, और जब 0 से छोटा आएगा तो हम लोग कहेंगे कोई मूल नहीं होगा। समझ आई बात? 3 कंडीशन बनेगा। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन कह रहा है कि इतना का विविक्तकर ज्ञात कीजिए फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हम बताए हैं, पहले यहाँ पे लिख देते हैं फिर से। 3 सिचुएशन होगा। अगर बी स्क्वायर, इसको कैपिटल डी से भी लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो तो 2 भिन्न मूल होगा, भिन्न मतलब अलग अलग। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो तो 2 समान मूल होगा, समान मूल मतलब एक ही जैसा दोनों होगा। पहला सिचुएशन। दूसरा, तीसरा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होगा तो हम लोग कहेंगे कोई मूल नहीं होगा। मूल मतलब शून्य, कोई मूल नहीं होगा। मूल मतलब शून्य, कोई मूल नहीं होगा। पहला सिचुएशन, दूसरा, तीसरा, तीनों एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखो। यहाँ पे देखो ए का मान कितना है 2 है, बी का मान कितना है तो -4 है, सी का मान कितना है तो 3 है। करो डी यानी कि विविक्तकर यानी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान -4 का स्क्वायर -4 गुने ए यानी कि 2 गुने सी यानी कि 3, यानी कि -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4 दूनी 8, 8 या 24 हो जाएगा। और जब इसको हम लोग क्या -4 का स्क्वायर कितना हो गया 4 4 16 और 4 दूनी 8, 8 या 24, सब तो प्लस में ही था, एक खाली -4 माइनस में था, तो ये कितना आ गया। देखो फिर से करते हैं आराम से, यहाँ पे गड़बड़ी हो गया, देखो क्या गड़बड़ी हो गया, आराम से करना, ठीक है। यहाँ पे लिखो बी का स्क्वायर, तो यानी कि -4 का स्क्वायर -4 गुने ए का मान कितना है 2 गुने सी का मान कितना है 3, गुना करो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, -4 दूनी का क्या हो जाएगा 8 या 24, 16 में से 24 गया कितना हो जाएगा 8 14 -8 बचेगा। तो -8 जो आया ये 0 से बड़ा है कि छोटा, तो ये तो 0 से छोटा है, ये तो 0 से छोटा है। तो जब 0 से छोटा आ गया है, 0 से छोटा आ गया है तो क्या इसका कोई मूल होगा? नहीं, कोई मूल
नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा। समझ आई बात? कोई मूल नहीं होगा, यानी कि कुछ नहीं करना था, बस हम लोगों को इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, विविक्तक निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। और वो 3 कंडीशन बनेगा, एक बार 0 से बड़ा होगा, एक बार 0 के बराबर होगा, एक बार 0 से छोटा होगा। और जब 0 से बड़ा होगा तो 2 अलग अलग मूल, 2 अलग अलग शून्य होगा। जब 0 के बराबर होगा तो 2 समान मूल, एक से जैसा शून्य होगा। और जब 0 से छोटा होगा तो कोई भी मूल नहीं होगा। बहुत ईजी है कि नहीं यार? है कि नहीं है? बहुत ईजी। अब इतना तुम अगर कर लेता है तो इस चैप्टर का बादशाह है। और अच्छा से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और जो क्वेश्चन इसमें लाए हैं उस पर ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है उस तरीका को जिस तरीका से हम तुमको बता रहे हैं, है कि नहीं? ठीक है, लास्ट में एक बार रिवीजन कर लो। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि द्विघात सूत्र समीकरण का ये हमारा श्रीधराचार्य नियम द्वारा ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा या बराबर है तब उसका मूल होगा, और 0 से छोटा है तो मूल नहीं होगा। समझ में आई बात? ये हमारा इसका मानक रूप हो गया। 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे अगर 0 से बड़ा होगा, और अगर 0 के बराबर होगा तो एक ही मूल होगा, और अगर 0 से छोटा होगा तो कोई मूल नहीं होगा। बात ये है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो हम बताना चाह रहे थे वो ये है कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, देखो सब का अपना अपना कैटेगरी होता है और सब जानता है अपना अंदर का औकात की बात, सब जानता है, भले वो कहीं पे बोले ना बोले, बताए ना बताए, लेकिन अपने अंदर की औकात की बात तो सब जानता है कि मेरा कौन सा कैटेगरी है, क्या हम एवरेज है या एक्सेलेंट है। आसपास के लोगों से जहाँ पढ़ने जाते हो उससे पता चलता है। तो हम जो एकदम एक्सेलेंट है उसकी बात नहीं कर रहे। अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट है, ऑफलाइन कहीं पढ़ने जाते हो, और ऑफलाइन में अगर किसी से ना सॉल्यूशन करवाया जा रहा है एकदम एकदम गर्दा मचा के, एकदम 10-10 घंटा लगा के, और तुम भी उसको 10-10 घंटा समय देके कर रहा है, तो सबसे बड़ा गधा है। एक्सेलेंट को हटाओ। तुम अगर एक एवरेज स्टूडेंट है तो तुमको फटाक से इस पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि देखो प्रॉब्लम कहाँ पे होता है बाद में समझ में आएगा कि जब तुम 10th और 9th में होता है ना, तो कितना स्टूडेंट 4-4 5-5 घंटा तक बस मैथ बना रहा है, बस मैथ बना रहा है। किसी से हमें बहुत सारा एग्जाम्पल रहता है, हम किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं, बुक का भी बुराई नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं तुम्हारा सिचुएशन। तो 10-10 4-4 घंटा 5-5 घंटा तक बस यही सोल्व कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, और कोई भी सब्जेक्ट पे समय ही नहीं देता है। अंग्रेजी पे तो एकदम भाव नहीं दिया, अब आगे जाकर के बहुत काम आएगा अंग्रेजी, एकदम अंग्रेजी ही अंग्रेजी चाहिए, बिना अंग्रेजी की नौकरी नहीं लगेगा तुम्हारा। 12th में भी अंग्रेजी चाहिए पास होने के लिए, नहीं तो फेल हो जाएगा, लेकिन इसमें तो कोई पढ़ता ही नहीं है। फिर साइंस हो गया, साइंस पे भी नहीं ध्यान देता है तीनों सब्जेक्ट पे। फिर हमारा आर्ट्स हो गया, उतना सारा सब्जेक्ट है आर्ट्स में, उस पर भी ध्यान नहीं देता है, धर के मैथ बना रहा है खाली, बिहार के पुत्र एकदम मैथ बना रहा है, ऑफलाइन में जहाँ भी जा रहा है एकदम मैथ बना रहा है। गधा है तुम, गधा रह जाएगा। जो बहुत एक्सेलेंट है ऊपर लेवल का, वो तो कम समय में भी बना ले रहा होगा, किसी ने का बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा, लेकिन तुम उसमें बहुत ज़्यादा समय दे रहा है, ठीक है। और बाद में तुमको ये रियलाइज़ होगा कि नौटंकी नहीं करना चाहिए था, इतना समय इस पर नहीं देना चाहिए था, और भी सब्जेक्टों को हम लोगों को अच्छा से पढ़ना चाहिए था, और इस पे जितना समय दे रहा है उसके जगह पे NCERT आराम से बना लो, उसके बाद तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बात समझ? एवरेज के बोल रहे हैं। अब कोई बोलेगा हाय सर, अब लोग बना रहे हैं जो है ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे तो अच्छा रहेगा एग्जाम में। गधा है तुम, बहुत बड़ा गधा है। हम इसका बुराई नहीं कर रहे हैं कि किताब खराब, बहुत अच्छा किताब है। तुम्हारे पास टाइम अगर है, तुम अगर सच में पढ़ने वाला स्टूडेंट है, 4 घंटा इसमें देने के बाद भी तुम 3 घंटा और अदर सब्जेक्ट में दे सकता है, तब तुम इसको बनाना। नहीं तो कभी भी तुम इसको मत बनाओ। तुम चुपचाप NCERT से अपना कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ो और NCERT के सारे क्वेश्चन बनाओ। और दूसरी बात, एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आता है वो NCERT ही से आता है, ना कि KCC से। इसका बुराई हम नहीं कर रहे हैं, इनका बुराई हम नहीं कर रहे हैं। तुमको अगर बहुत सारा प्रैक्टिस करके महारत हासिल करना है, और तुम इसको पढ़ते हुए अदर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तब बहुत अच्छी बात है। कब एवरेज स्टूडेंट के लिए हम बोल रहे हैं कि एवरेज स्टूडेंट इसी में लगा हुआ रह जाता है और अदर सब्जेक्ट को नहीं देखता है, उसके लिए हम बोल रहे हैं कि इसको एकदम हटाओ और तुम सारे सब्जेक्ट पे ध्यान दो। समझ आ रही बात? बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हो सकता है ऊपर नीचे दाएं बाएं लगे कि हटा इससे बोल रहे हो इससे बोल रहे हो, लेकिन आगे जाकर के तुमको ये बात रियलाइज होगा और तुम उस दिन पछताएगा कि अरे यार क्या, मतलब समझ आ रहा है ना? तो तुम ये काम करना, अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट है, बस तीनों बात ध्यान रखना कि पहली बात, अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट है, NCERT को धर लो एकदम दबोच के, उसको पूरा बनाओ, उसी को 4 बार बना लो, और अदर सब्जेक्ट को एकदम गर्दन मचा के पढ़ लो। और तुम एकदम एक्सीलेंट लेवल का है तो तुम बनाओ भाई 4 घंटा 5 घंटा दो इसमें, और उसके अलावा भी सभी सब्जेक्ट पढ़ो, है ना? तो हम एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बताए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज का हमारे इस लेक्चर में इतना ही। सारे वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, और अच्छा लगे तो जिसको भी हेल्प होगा उस तक पहुँचाओ यार, और क्या।